हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। जैसा कि हम लोग मेंस विद मेक आईएएस सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग अभी तक जो है 18 टॉपिक्स देख चुके हैं। 18 टॉपिक्स के ऊपर कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हम लोगों ने देख लिया है। और आज उसी सीरीज में हम लोग जो है अपना ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग तीन जो है वो डिस्कशन करेंगे, तीन टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक होगा सोर्स ऑफ, एक सेकंड, हाँ, पहला टॉपिक होगा सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा टॉपिक होगा सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। और थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब कि ये तीन टॉपिक होंगे: प्राचीन इतिहास के स्रोत, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत और इंडो इस्लामिक स्थापत्य। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, और बनने भी चाहिए, जाहिर सी बात है। जबकि सोर्सेस की बात हो इतिहास के, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता ही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इतिहास के स्रोत के ऊपर, कि भाई किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, भारतीय इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास के जो है स्रोत, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहला इसमें एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है एक सिंपल क्वेश्चन कि प्राचीन कालीन इतिहास के विभिन्न जो स्रोतों हैं उनका स्रोतों का वर्णन कीजिए, है ना। डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो, मान लो यह क्वेश्चन बनता है कि जो है सिंपल आएगा, है ना, वर्णन करें, डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल क्वेश्चन एक आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें इंट्रो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, भूमिका क्या होनी चाहिए। एक्चुअली देखो होता क्या है ना, इसमें एक सिंपल कि भाई प्राचीन कालीन इतिहास के भारत में तीन तरह के स्रोत पाए जाते हैं, इस तरह की भूमिका लिखते हैं कई लोग। ठीक है, जिसमें से पुरातात्विक, साहित्यिक और जो है यात्रा वृत्तांत, ट्रैवल अकाउंट्स, ठीक है, वह हम लोगों को उपलब्ध है। वहीं पर थोड़ा अगर इसमें इनोवेटिव आपको इंट्रो लिखना होगा, थोड़ा मतलब नवाचारी अगर आपको जो है भूमिका लिखनी होगी, तो वहां पर मेरा अनुमान है आपको लिखना चाहिए कि जो भारत के इतिहास के जो परिवर्तनशील स्वरूप है, ठीक है, भारतीय इतिहास के या प्राचीन कालीन इतिहास के स्रोतों का जो परिवर्तनशील स्वरूप है उसकी चर्चा करनी चाहिए। जैसे जैसे कि अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग जब बात करते हैं पुरापाषाण काल की, ठीक है, मान लीजिए हमने बात की पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल में तो हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। वहां पे तो हमें कोई साहित्य मिला ही नहीं है, कोई किताबें मिली ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग मान लीजिए आ जाते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो है हम लोगों को साहित्यिक स्रोत अवेलेबल होने लगते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कालांतर में हम आ जाते हैं, तो फिर हम लोगों को जो है ट्रेवलर अकाउंट्स या फिर जो है यात्रा वृत्तांत भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए कि भारत में प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के स्रोतों में लगातार या फिर कालांतर में परिवर्तन होता रहा है। जहां हमें पुरापाषाण काल में, ठीक है, पुरापाषाण काल में जो है पुरातात्विक साक्ष्यों की अधिकता मिलती है, वहीं पर वैदिक काल में हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं। और आगामी कालों में हमें, कालांतर में हमें जो है वो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की अगर आपकी भूमिका होगी, तो आप सिंपल समझिए कि आपने एक तो सीक्वेंस पूरा लेके चले आप, ठीक है, ऑर्डर आपका एक प्रॉपर लिखा है। इसके बाद आपने जो है उसमें कीवर्ड्स देखिए, आपने जो है तीनों को प्रॉपर जो है उससे जोड़ते हुए, उनके कालों से जोड़ते हुए आपने ये भूमिका लिखी है। तो डेफिनेटली आपको इस जो यह जो इंट्रो होगा वह थोड़ा इनोवेटिव भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अगर इस तरह का इंट्रो लिखेंगे आप, तो आपको डेफिनेटली नंबर थोड़े ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो है
एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई स्रोतों का वर्णन कीजिए केवल, ठीक है। वहीं पर दूसरा अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, ये दूसरा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग केवल पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। केवल पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अब जब पुरातात्विक स्रोतों की बात आएगी तो डेफिनेटली इसमें जो है स्तंभ का उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। जो मोहरें मिली हैं उसका भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें जो है मूर्ति कला को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है सिक्कों को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मतलब जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो हमें मिले हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, केवल साहित्यिक स्रोतों को लेकर, ठीक है, कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हमें अवेलेबल होते हैं। जब साहित्यिक स्रोतों की चर्चा होगी तो डेफिनेटली यहां पर जो है रिलीजियस भी होगा, धार्मिक भी होगा, और धर्मेतर या फिर गैर धार्मिक भी होगा या नॉन रिलीजियस भी होगा, ठीक है। तो इस दो तरह के स्रोत हमें अवेलेबल होते हैं। फिर इसमें हम लोगों को जो है इसमें प्रॉपर जो है हमें लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे कि धार्मिक में कौन कौन से, तो धार्मिक में जैन साहित्य हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध साहित्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कालांतर में जो है हमें तमिल साहित्य भी देखने को मिलता है, ठीक है। तमिल जो है हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे धर्मेतर में भी शामिल कर सकते हैं, धर्मेतर में शामिल कर देंगे, ठीक है। तो धार्मिक में बेसिकली हमें जैन और बौद्ध साहित्य जो है वह देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब धर्मेतर की बात आती है तो धर्मेतर में जितने भी जो है सोर्सेस ऐसे हैं जो धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है, चाहे वो गुप्त काल के हों, चाहे वो कालिदास के हों, चाहे वो अन्य किसी राइटर के हो, चाहे वो कल्हड़ की रास्तरंगिणी हो, तो इस तरह की जो किताब है वो धर्मेतर में शामिल हो जाएंगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक आ सकता है साहित्य की, भाई प्राचीन कालीन इतिहास को जानने में साहित्य स्रोतों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्यिक स्रोतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अच्छा, भूमिका का वर्णन करने के लिए मान लीजिए आता है तो आप इसकी लिमिटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज जैसे आ गया एक पर्टिकुलर ये आ सकता है कि समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस, है ना। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको अगर क्रिटिकली एनालिसिस करना होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका एक पॉइंट ये भी आ जाएगा कि जो साहित्य हैं वो जो राजघराने हैं उनमें ही जो शामिल थे लोग, ठीक है, कवि जो थे या फिर जो लेखक थे उन्हें जो है उनके द्वारा शरण दी गई थी, उन्होंने ये लिखे हैं तो उनके पक्ष में ही लिखे हैं, ठीक है। जो साहित्य लिखा है वो विजयी लोगों के लिए लिखा गया है। तो इस तरीके का मान लो ये एक लिमिटेशन आप लिख सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो आप जो है इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कई सारे स्रोत ऐसे हैं जो है समय के साथ साथ में खत्म हो गए हैं या फिर जो है विलुप्त हो गए हैं। तो इस तरीके की एक क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर बन सकता है आपका विदेशी यात्रियों का ट्रेवलर अकाउंट्स, ठीक है, यात्रा वृत्तांत के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें पर्टिकुलर ये देखो ये जो क्वेश्चन बनेगा ना ये क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल पूछा जा सकता है, ठीक है, क्रिटिकली एनालिसिस वे में ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब विदेशी लोग यहाँ पे आएंगे साहित्य लिखेंगे तो यह जरूरी नहीं है कि भाई पूरा तारीफ ही लिखें इंडिया की, ठीक है। वह बता सकते हैं कि इंडिया जो है एक सपेरों का देश रहा है, तो वो लिमिटेशन हो जाती है उनकी, ठीक है। तो इस तरह की इसमें लिमिटेशन भी रहेगी कुछ ना कुछ। तो जब आप भी जो है इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसमें अब आपको क्या करना है, इतिहास के जो सोर्सेस हैं वो आपको तीनों तरह के सोर्सेस पढ़ने हैं और पर्टिकुलर जो है पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत, इन तीनों को पढ़ना है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन तीनों स्रोतों में नंबर 4 पे देखो, 3 4 तो मान लो यही क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये जो डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है ये इसमें ये तीनों ही शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें
विचारधारा को लेकर, ठीक है। या फिर एक विचारधारा के अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि जो इतिहास साहित्य या फिर जो मतलब प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, आपके अनुसार उनमें से सबसे ज्यादा प्रमाणिक कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रमाणिक कौन सा स्रोत है, कौन सा सोर्स है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक कौन सा है, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए, और बनते भी रहते हैं, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा प्रमाणिक की बात हो रही है तो डेफिनेटली जो है आपको इन तीनों में कंपेयर करके ही लिखना पड़ेगा कि कौन सा सर्वाधिक प्रमाणिक है, और साथ में उसके पक्ष में आपको जो है तर्क भी देने पड़ेंगे कि भाई कौन से हम आर्गुमेंट्स दे रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा जो है प्रमाणिक क्यों है, ऑथेंटिक क्यों है वो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी जो है प्रमाणिकता सबसे ज्यादा कौन सा इसमें प्रमाणिक है। तो ये जो है एक क्वेश्चन ही बन सकता है। अब अगर मान लो इतिहास के मान लो यात्रा वृत्तांत है, तो इसमें देखो एक तो चीनी यात्री आए हुए थे भारत में, तो वो बनता है। इसके बाद जो है अरबी यात्री आए हुए थे, वो बनता है। इसके बाद जो है यूनानी रोमन जो थे उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पर्टिकुलर जो बनता है, देखो चीनी के ऊपर, चीनी यात्री जो है उनके ऊपर कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो अरबी और यूनानी है, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है वो वाली चीज। आपको याद होगा कि जब हम लोग जो है अभी ये दूसरा टॉपिक देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, तो इसमें पर्टिकुलर जो है आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन आया भी है लास्ट ईयर यूपीएससी में कि मध्यकालीन इतिहास को जानने में, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है। पहले ये लेक्चर में हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास को जानने में जो है फारसी साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये ठीक है। इसके बाद आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया था, ठीक है, काफी पहले 18 में आया था, जिसमें जो है अरबी साहित्य की जो है भूमिका है उसका भी पूछा गया था, कि अरबी पर्टिकुलर जो है अरबी साहित्य के बारे में पूछा गया था सन 2018 में, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। तो इसमें यात्रा वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। तो इसमें आपको अच्छा ये याद क्या रखना है इसमें, जब आप ये पढ़ेंगे टॉपिक, तो इसमें याद ये रखना है आपको, ये अब मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है। इसमें आपको याद ये रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन आप लिखेंगे तो इसमें कुछ चीजें, आप कुछ जो पॉइंट हैं वो जरूर होने चाहिए। नंबर 1, आपके जो है जो लेखक है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, लेखक का नाम जरूर होना चाहिए, और साथ में इसका जो है ग्रंथ हो इसका, है ना, या कोई पुस्तक हो, ठीक है, या कोई उपन्यास हो, उसका नाम होना चाहिए। फिर उसमें क्या वर्णन किया हुआ है, क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसका भी नाम होना, उसका मतलब वो पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब लिख दें कि भारत में दास पता चला है हमें जो है साहित्यिक स्रोतों से कि भारत में दास प्रथा का जो है वर्णन था, नहीं, पर्टिकुलर मेगस्थनीज ने अपनी किताब में जो है क्या लिखा हुआ है, आपको पर्टिकुलर वो जो है लिखना होगा, सामाजिक आर्थिक या फिर जो भी जो है राजनीतिक जो पृष्ठभूमि लिखी हुई है उसका वर्णन करना होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे मस्ट ये है कि आपको लेखक का नाम भी याद करना है, ठीक है, उनकी पुस्तक भी याद करनी है, और साथ में उस पर क्या वर्णन है उसके भी 2-2 3-3 पॉइंट्स याद करने हैं। ज्यादा नहीं याद करना, ये नहीं है कि आपने जो है इंडिका देखी और इंडिका में क्या क्या इंडिया के बारे में लिखा हुआ है पूरा आपने देख लिया, ठीक है। या फिर मान लो आपने और कोई किताब देखी और क्या क्या उसमें पॉइंट्स लिखे हैं वो पूरा नहीं, सिंपल, आपको सिंपल इसमें 3 से 4 पॉइंट्स ही याद करने हैं, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स हर किताब में, आप हर किताब मतलब कि जो मेन मेन जो राइटर्स आए हुए हैं, मेगस्थनी जो हो गया, कालिदास हो गया, या फिर जो है राजतरंगी हो गई, या फिर जो है टॉलमी हो गया, या फिर मतलब और भी जो कई सारे जो वो थे यात्रा वृत्तांत वाले, या फिर जो है हमारे इंडिया में जो थे पर्टिकुलर, ठीक है वो। अब मध्यकालीन के बारे में बात करें तो बाबरनामा हो गया, हुमायूं नामा हो गया, है ना। तो ये सारे, तो लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, और उसमें 2-3 पॉइंट्स इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे वो जो है आपकी सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो आपका आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक व्यवस्था हो, ये तीन ही जो है उस टाइम पे काफी चर्चा में रहते थे, ठीक है।
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलुओं की जो है चर्चा आपको यहाँ पे कर देनी है और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आप जो है जब ये पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको जो है ये वाला चैप्टर पढ़ना होगा, इसके बाहर फिर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, याद क्या रखना है कि सिंपल वही है ना कि सब में जो है 7-7 8-8 पॉइंट आपके हर आयाम में कवर हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी आपका आयाम हो। ओके, तो ये मतलब सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर लगभग जो है एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं, वो इस तरीके से आपको जो है लिख देने हैं। ठीक है, एक दो मतलब कि पेपर में अभी एक दो आए हुए हैं, लेकिन प्रमाणिकता और है ना और इसके जो है ऊपर जो है विदेशी यात्रियों का विवरण, इनके ऊपर और भी बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो आपको जो है इस तरीके से लिख देना है। अच्छा, मध्यकालीन भारत में जो है ना, मध्यकालीन भारत में भी लगभग यही आयाम हमें कवर करने होंगे। ठीक है, जब बात आती है मध्यकालीन इतिहास की स्रोतों की, तो वही पर्टिकुलर 3 तरह के स्रोत हैं, है ना कि भाई पहला तो हो गया आर्किटेक्चर हो गया, स्थापत्य हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद लिटरेचर हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है, फिर आपका जो है यात्रा वृत्तांत हो गया, ठीक है, ट्रेवलर अकाउंट्स हो गए। तो ये इसमें याद रखना है। ठीक है, कि भाई साहित्यिक स्थापत्य में अगर क्या देखें, मीनार जो है कुतुब मीनार हो गई, या ऐसे कई सारे स्थापत्य हैं, उसमें जो है हमें पता चलता है इसके बारे में, वहाँ की जो है क्या सामाजिक संरचना थी, क्या आर्थिक पृष्ठभूमि थी, उसका हमें पता चलता है। साहित्यिक में अगर देखें तो बाबरनामा हो गया, या फिर जो है आपका कोई हुमायूं नामा हो गया, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं कोई भी किताब हो, अकबरनामा हो गया, या फिर मतलब और कोई भी किताब आपने देख लिया जो है, तो वो साहित्यिक स्रोतों में शामिल हो जाएगा। उस किताब में क्या वर्णन है, उसमें आपको 3-3 4-4 पॉइंट्स जो है इंडिया के बारे में देख लेने हैं। ठीक है, इंडिया के बारे में और उस समय की जो है जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में। इसके बाद यात्रा वृत्तांत में जो है आपको वही कुछ चीजें आपको करनी है। ठीक है, उस समय पे जो यात्री आए हुए हैं उनकी जो पुस्तक है, उन 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 पुस्तकों में जो वर्णन दिया हुआ है उसको आपको देख लेना है। इतने में आपका जो है काम आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो बन सकता है, ठीक है, वो या तो पर्टिकुलर ये बन सकता है कि मध्यकालीन इतिहास को जानने में साहित्यिक स्रोत की जो भूमिका है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जो है साहित्यिक स्रोतों के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था कि फारसी साहित्य के ऊपर जो है अभी क्वेश्चन आया भी है कि मध्यकाल को जानने में फारसी साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, यात्रा वृत्तांत के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है इस तरह का एक क्वेश्चन बन जाए कि मध्यकालीन इतिहास को जानने में विभिन्न विदेशी यात्रियों ने जो है सहयोग किया है, या फिर विभिन्न विदेशी यात्रियों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसका जो है वर्णन कीजिए या विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस करने के लिए आ सकता है। तो पर्टिकुलर पढ़ना वैसे ही है कि आपने जो है यात्रा वृत्तांत जो है एक आध दो यात्रियों के नाम, 2-3 यात्रियों के नाम, उन्होंने जो उल्लेख किया हुआ है, जो मेंशन किया हुआ है अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम, और पुस्तक में जो 3-3 पॉइंट्स हैं वो आपको लिख लेने हैं। मैक्सिमम आपको शब्द लिखने हैं या तो 200 या 250। ठीक है तो ये 3 आपके डायमेंशंस कवर होंगे मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में। इसके अलावा जो है 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम जो हमारा वो पॉइंट्स है, वो है पॉइंट है वो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। ठीक है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में जो है आपको याद होगा कि इसका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, और जो है यूपीपीसीएस में अभी तक नहीं आया है, लेकिन यूपीपीसीएस में आने की प्रबल संभावना है, वो आना भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर एक तो यह आ जाएगा कि इसकी जो है विशेषताओं का वर्णन कीजिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना, और वो डिस्क्राइब करने के लिए आ जाएगा कि इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें भारतीय तत्वों और जो है इस्लामिक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मध्यकालीन की स्थापत्य कला जो है वह भारतीय और इस्लामिक तत्वों का संयोजन से बनी हुई है, चर्चा कीजिए। ये स्टेटमेंट मान लो आ जाए आपके, तो सिंपल सी बात है भाई, आपको लिखना यही है इंडो इस्लामिक के बारे में। तो इसमें जो भारतीय तत्व जो हो उसका देख लेना है, जो इस्लामिक तत्व हो उसका देख लेना है।
ठीक है, और इनके जो है 6 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 12 पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, जब आप ये 12 पॉइंट्स याद करेंगे भारतीय तत्व और इस्लामिक तत्व, तो सिंपल सी बात है जो है, यही जो दोनों चीजें विशेषताओं में भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें विशेषता में भी आ जाएगी। अब इसमें जो है ये आपका हो गया है। फिर इसके बाद जो है आपको देख लेना है मुगल स्थापत्य। एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि जो है मुगल स्थापत्य इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव था। इस तरह का एक क्वेश्चन जो है बनाया हुआ था मेगाइस के टेस्ट सीरीज में। तो अंतिम पड़ाव कैसे था आपको वो देख लेना है कि जिस तरीके से जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य जो है लगभग जो है खत्म होता जा रहा था, और मुगल स्थापत्य के साथ साथ जो क्षेत्रीय शैलियों का विकास होता जा रहा था, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन जो है करना था। तो यहाँ पर ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। और जो है यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था मध्यकालीन स्थापत्य के बारे में, कि मध्यकालीन स्थापत्य स्वदेशी और विदेशी जो है तत्वों का एक संयोजन है ना। इस कथन के संदर्भ में जो है मध्यकालीन वास्तुकला की विशेषता का वर्णन कीजिए, ये एक क्वेश्चन। तो नंबर 1 पे बन सकता है केवल विशेषताएं, नंबर 2 पे बन सकता है अलग अलग दोनों तत्व, और नंबर 3 पे बन सकता है कि मुगल कालीन स्थापत्य जो है किस तरीके से जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो है अच्छा पर्टिकुलर यहाँ पे विकास या डेवलपमेंट के बारे में भी आ सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके जो स्टेप है, जो चरण है, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा इंडो इस्लामिक के। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो ये भी आप देख लीजिए एक बार। तो ये भी जो है इसमें कवर आपका हो जाएगा। तो पर्टिकुलर जो है 4 क्वेश्चंस हैं जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के ऊपर बनाए जा सकते हैं। 4 के अलावा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा। देखो ये क्या होता है ना, ये एक एक टॉपिक है ना, फिर भी हम लोगों ने इसमें 4 डायमेंशंस देखे हैं जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला उन्होंने पढ़ी और फिर वो सीधे पढ़ते हुए चले गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने पॉइंट्स याद नहीं रखे, या फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन घुमा के दे दिया, तो उतने में उन्होंने सोचा यार मैंने पढ़ा तो था भाई इंडो इस्लामिक, है ना, और आ गया ये क्या मध्यकालीन स्थापत्य के बारे में, है ना, और इसमें आ गया जो है विदेशी और स्वदेशी का संयोजन है। ठीक है, तो इस तरीके के जो घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, और इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज चलाई हुई है कि जिसमें आपको इसके जो है मैक्सिमम डायमेंशंस कवर हो जाए, है ना। अब इसमें मैं चूंकि अगर पढ़ाना होगा तब तो यार बहुत टाइम टेकिंग चीज होगी, फिर तो एक टॉपिक में ही जो है कम से कम 3 घंटे लगेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए सिंपल है, आपको आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास गूगल है, यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि मैक्सिमम डायमेंशंस कौन से कवर करने हैं। डेफिनेटली आपका जो है काम बन जाएगा, क्योंकि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, महत्वपूर्ण ये है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम में आना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को फाइनली निकालना पेपर है ना, हम लोगों को पेपर क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है, और उसके लिए जो महत्वपूर्ण है केवल वही हम पढ़ेंगे और वही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम लोगों ने चर्चा की। कल के जो है 3 टॉपिक होंगे, उसमें मध्यकालीन की जो क्षेत्रीय स्थापत्य शैली होगी वो, आधुनिक वास्तुकला और भारतीय सभ्यता, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन। 3 टॉपिक करके जो है डेली ये सीरीज चलती रहेगी, और इसकी जो है प्ले लिस्ट भी हम लोगों ने बना दी है मीन्स विद मेक आईएएस के नाम से। तो वहां पर जाके इसकी प्ले लिस्ट में आपको सारे जो वीडियो है वो एक सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए अपना।